हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। बेटा आपका सब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बेटा ये जो वीडियो है वो आपकी वीडियो फर्स्ट है बेटा आपकी, सही है। और इसमें बेटा यूनिट भी आपकी ये फर्स्ट है, सही है। और बेटा प्रत्येक यूनिट में कम से कम बेटा मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप ये सभी क्वेश्चन और सभी वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपकी कम से कम बेटा 90 to 95% बनेगी ही बनेगी, सही बेटा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। तो बेटा क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट रहेगा हमारा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा, प्राचीन काल में भारत के अंदर शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी, इनकी प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। क्या क्या विशेषताएं थी? तो बेटा यदि हम बात करते हैं प्राचीन काल की, तो देखो उत्तरी बात करते हैं। प्राचीन शिक्षा का प्रारंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी प्राचीन शिक्षा का प्रारंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब ये बात हम कैसे देखते हैं कि 4000 वर्ष पूर्व हुआ था? तो देखो यदि हम विस्तार अगर बात करें तो अगर प्राचीन भाषा की हम बात करें तो प्राचीन भाषा बेटा हमारी कौन सी है? संस्कृत है बेटा। कौन सी बेटा? संस्कृत है आपकी। और संस्कृत है तो संस्कृत बेटा किस प्रकार, देखो संस्कृत में ही आपका एक ग्रंथ लिखा हुआ है। संस्कृत में आपका एक वेद लिखा हुआ है, ऋग्वेद। कौन सा बेटा? ऋग्वेद है बेटा, सही है, ऋग्वेद, सही है। तो इसलिए हम प्राचीन भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। और संस्कृत में क्या लिखा हुआ? ऋग्वेद लिखा हुआ है। और ऋग्वेद बेटा कितना हुआ? 4000 वर्ष पुराना है, सही। तो इसलिए हम मानते हैं कि शिक्षा आज से नहीं, प्राचीन काल में प्राचीन शिक्षा जो बेटा 4000 वर्ष पूर्व पहले स्टार्ट हुई थी। 4000 वर्ष पहले स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। किंतु उसके सुव्यवस्थित एवं सुसंबद्ध स्वरूप के दर्शन वैदिक काल के आरंभ में होते हैं। लेकिन बेटा जो प्राचीन शिक्षा है इसके जो हमें दर्शन हुए थे, जो हमें देखने को मिली थी बेटा वैदिक काल में देखने के लिए हमें ये मिली थी, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का अधिपात्य था। यानी अधिपात्य बेटा अधिकार था। क्यों? इस शिक्षा पर जो अधिकार जो था वो किसका था बेटा? ब्राह्मणों का अधिकार था, सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा हमारा है, अतः कुछ विद्वानों ने इसे ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति कहा। यानी क्योंकि इस शिक्षा पे प्राचीन शिक्षा थी, इस शिक्षा पर किसका अधिकार था? ब्राह्मणों का अधिकार था। तो कुछ विद्वानों ने इसे ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति ही बोल दिया कि ब्राह्मणों का अधिकार है शिक्षा पर, तो ये ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति है। परंतु कुछ लोगों ने इससे प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति परंतु कुछ लोगों ने इसे प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति कहा, तब सही। तथा कुछ ने इसे क्या हिंदू शिक्षा पद्धति की संज्ञा दी। क्या बेटा? हिंदू शिक्षा पद्धति की संज्ञा दी, क्योंकि जो बेटा प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी वो सिर्फ हिंदू लोगों के लिए भी की जाती थी, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो क्या बेटा हिंदू समाज से आते हैं, तो इसलिए हिंदू शिक्षा पद्धति भी इसको बोला गया। F.W. टॉमस ने ठीक ही कहा है कि भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। यानी भारत में शिक्षा जो है किसी विदेश से नहीं आई है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है, संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। यानी पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर ज्ञान के प्रति इतना प्रेम रहा हो, सही है, या इतनी शक्तिशाली प्रभाव डाला हो कि प्राचीन समय की जो शिक्षा थी उसको हम आज भी याद करते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे हमारा है प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था। बेटा प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, हम ये देखते हैं। तो बेटा हम बोलते हैं कि वैदिक साहित्य में इस बात का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि बेटा देखो जो प्राचीन काल की शिक्षा थी इसका हमें पता कब चला था? वैदिक काल में पता चला था, सही है। तो हम क्या कहते हैं? वैदिक काल में इस बात के हमें उल्लेख भी मिलते हैं कि
युग में संघ, मठ, गुरुकुल तथा आश्रम स्थापित किए गए थे, जहाँ पर गुरु व्यक्तिगत रूप से शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाएं थीं। यानी कि बेटा देखो, वैदिक साहित्य में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो संघ यानी कि समूह बनाकर, मठ में रहकर, गुरुकुल तथा आश्रम स्थापित किए गए थे, जहाँ पर कुछ गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को क्या बेटा शिक्षा प्रदान की जाती थी। और ग्रामों में भी प्राथमिक पाठशाला खोली गई थी, जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों को क्या बेटा शिक्षा प्रदान कराते थे। सही बेटा। चलो आगे देखो, हमारा प्राथमिक शिक्षा क्या है बेटा? प्राथमिक शिक्षा। बेटा प्राथमिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो देखो, प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का कोई अधिपत्य नहीं था। अधिपत्य मतलब अधिकार नहीं था। सही है। प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं था। संभवतः इसी कारण उन्होंने धर्म ग्रंथों में इसका विवरण न देकर इसकी उपेक्षा की है। इसीलिए ही प्राथमिक शिक्षा का कोई भी उल्लेख धर्म ग्रंथों में ना दिया गया है, बल्कि इसकी क्या उपेक्षा की गई है कि हाँ ऐसा होता था। सभी जाति केवल और केवल शूद्र को छोड़कर, शूद्र के बच्चों को छोड़कर, सही है, सभी इसमें प्राथमिक शिक्षा ले सकते थे। सही बेटा। तो बेटा हम बात करते हैं बेटा उच्च शिक्षा। तो बेटा यदि हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। सही बेटा। प्राचीन काल में सर्वप्रथम जो व्यवस्था थी बेटा किसकी थी बेटा? प्राथमिक शिक्षा की थी। सही है। किंतु सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि की जाने लगी। सही है, की जाने लगी। फलस्वरूप पृथक शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता अनुसार सही अनुभव की जाने लगी। यहीं से उच्च शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। हमारा शिक्षा के अन्य क्षेत्र। तो शिक्षा के अन्य क्षेत्र बेटा क्या है? देखो, एक तो आपका है स्त्री शिक्षा, दूसरा है आपका व्यावसायिक शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं। तो बेटा देखो क्या है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। अगर हम पहली बात करते हैं बेटा क्या हमारा गुरुकुल प्रणाली। बेटा गुरुकुल प्रणाली में क्या था? छात्रों को गुरुकुल में रहकर ही ब्रह्मचार्य जीवन बिताना पड़ता था। प्रातःकाल निश्चित समय पर उठना, शौच करना, सही है, शौच करना, पूजा पाठ करना, विद्या अध्ययन करना, गृह कार्य करना, भोजन, शिक्षा एवं गुरु की सेवा करना तथा निश्चित समय पर सोना उनकी सभी दिनचर्या थी। सही बेटा, एक गुरुकुल में होता था। आगे हम देखते हैं, देखो प्रवेश तथा उपनयन। तो बेटा देखो क्या होता था कि प्राचीन काल में आर्यों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। बेटा प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार था बेटा किसको था? आर्यन को था। जो आर्य थे आपके आर्यों को था बेटा। सही है, आर्यों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। शिक्षा उपनयन संस्कार से प्राप्त होती। शिक्षा जो प्राप्त होती थी बेटा किससे होती थी बेटा? उपनयन संस्कार से होती थी। उपनयन संस्कार से होती थी। सरस्वती की वंदना के पश्चात गुरु मंत्र में दीक्षित करते थे। प्रातः ब्राह्मण 5वें वर्ष में, क्षत्रिय 6ठे वर्ष में तथा वैश्य 8 वर्ष में विद्या अध्ययन प्रारंभ करते थे। यदि हम बात करते हैं तो ब्राह्मण जो समाज से कोई व्यक्ति अगर आता होगा तो 5 वर्ष की जैसे उसकी आयु होती थी वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार क्षत्रिय वर्ष से था उसको 6 वर्ष की आयु में ही 6 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा प्राप्त कर सकता था। यदि हम बात करते हैं वैश्य तो वैश्य जो बेटा था देखो 8 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा प्राप्त कर सकता था। किंतु यदि हम बात करते हैं शूद्र की तो शूद्र को प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, तीसरा हमारा है अवधि। तीसरा क्या बेटा हमारा? अवधि है। और यदि बेटा हम अवधि की बात करते हैं तो विद्यार्थी जीवन प्राय 12 वर्ष चलता था। प्रत्येक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष की अवधि निश्चित थी। साहित्य तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन 10 वर्ष में समाप्त हो जाता था। सही है। आगे देखते हैं शिक्षण का समय। शिक्षण का समय बेटा देखो क्या था आपका? देखो शिक्षण प्रातः एवं शाम होती थी। बेटा शिक्षण का समय था वो सुबह और शाम को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये आचार्य की देख रेख में होता था। संक्रांति, पूर्णमासी और तथा अन्य विशेष पर्वों पर अध्ययन कार्य नहीं होता था। यानी कि अवकाश रहता था क्या? संक्रांति के समय पर, पूर्णमासी के समय पर और अन्य विशेष पर्व जो त्यौहार होते हैं हिंदू धर्म के, उन त्योहारों पर क्या बेटा एक प्रकार से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। चलो आगे देखते हैं शिक्षा संस्थान। बेटा अगर हम शिक्षा संस्थान की बात करते हैं
तो प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में ही दी जाती थी। कहाँ दी जाती है बेटा? गुरुकुल में ही दी जाती थी, गुरुकुल में बेटा। सही है, और कोई शिक्षा संस्थान नहीं थे। चलिए बेटा क्वेश्चन 6 देखते हैं, गुरु शिष्य संबंध। तो बेटा प्राचीन काल में जो गुरु और शिष्य के संबंध होते थे बेटा वो माता पिता की तरह होते थे। सही है। यदि बेटा बात करते हो पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम की यदि बेटा हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में बेटा क्या कि इसके अतिरिक्त बेटा क्या देखो, एक तो धर्म से संबंधित बातें पढ़ाई जाती थी, जो हमारे वेद थे, रामायण थी। सही बेटा, ये सब चीज़ पुराण यदि सब चीज़ पढ़ाई जाती थी। इनके अतिरिक्त जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जैसे मतलब गणित, ज्योतिष, काव्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, मूर्तिकला, आयुर्वेद, शिल्प आदि का भी ज्ञान कराया जाता था। सही है। चलो आगे देखते थोड़ा शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि की यदि बेटा हम बात करते हैं तो शिक्षण विधि मौखिक थी, क्योंकि उस समय बेटा लिखने की व्यवस्था नहीं थी। तो सारे के सारे विद्यार्थियों के लिए बेटा मौखिक रूप से ही शिक्षण विधि आरंभ कराई जाती थी, मतलब पढ़ाया जाता था। किस मौखिक रूप से। परीक्षा, यदि हम बेटा परीक्षा से बात करते हैं तो प्राचीन काल में बेटा किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती थी, क्योंकि जब गुरु को पता चल जाता था कि उसका शिष्य पूर्ण रूप से वेद का जानकार हो गया है, ये उसने अपनी शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली है, तब उसे पास कर दिया जाता था और उसकी इस पढ़ाई को समाप्त करा दिया जाता था। सही है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हमारा पॉइंट नंबर हमारा 10 है अनुशासन। तो बेटा प्राचीन काल में अनुशासन को बहुत ही महत्व दिया गया है। गुरु के आदर्श जीवन के कारण अनुशासन स्वतः बना रहता था। छात्र विनयशील होते थे और गुरु उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखते थे। शिक्षा सिद्धांत एवं शिक्षा अभ्यास में मित्रता नहीं थी, यानी कि गुरु और शिष्य में जो संबंध थे मित्रता वाले नहीं थे बेटा। सही है। यदि शिष्य का काम है शिक्षा को ग्रहण करना, तो शिक्षा को ग्रहण ही करेगा। ये नहीं है कि गुरु से उसने दोस्ती कर ली तो वो अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से बच जाए, ऐसा नहीं होता था। चलिए बेटा पॉइंट नंबर हमारा 11 है स्वास्थ्य की शिक्षा। क्या है बेटा? स्वास्थ्य की शिक्षा। छात्रों की दिनचर्या निश्चित थी। छात्रों की दिनचर्या क्या थी बेटा? निश्चित थी, तथा उनमें शारीरिक श्रम का पर्याप्त नहीं था। छात्र शारीरिक अभ्यास करते थे जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता था। यानी कि बेटा देखो, जो आपके जो छात्र थे वो क्या करते थे? शारीरिक रूप से अभ्यास करते थे। जैसे हम बात करते हैं बेटा क्या, योगा करना। यदि कोई व्यक्ति योगा करता है तो क्या बेटा स्वस्थ रहेगा। सही। तो शिक्षा के साथ साथ प्राचीन काल में जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट हुआ करते, विद्यार्थी हुआ करते थे, उनको बेटा क्या हम योगा भी कराते थे, जिससे उनका शरीर क्या स्वस्थ रहे। पॉइंट नंबर हमारा 12 है राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण ना होना। तो बेटा राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण ना होना, राज्य में शिक्षा का स्वतंत्र स्थान था। बेटा राज्य में क्या था? शिक्षा का स्वतंत्र स्थान था। सही है। शिक्षकों का स्थान उच्च था। राज्य का नियंत्रण ना होने से गुरु अपने अध्ययन, अध्यापन, उपदेश, व्याख्या एवं विवेचन में पूर्ण स्वतंत्र थे। सही है। आगे देखते हैं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। यदि हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं तो शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। बेटा शिक्षा तो पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, परंतु ब्राह्मण वर्ग का ही काम शिक्षा देना था। यानी बेटा शिक्षा को जो प्रदान कराया जाता था, शिक्षा जो उस समय शिक्षक होते थे क्या बेटा ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ही होता था। विद्यार्थी को अपने भोजन, निवास तथा वस्त्रों पर कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता था, क्योंकि पहले कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई ड्रेस नहीं थी। सही है। तो इसलिए उन्हें अपने वस्त्रों पर भी कोई मतलब खर्चा नहीं करना पड़ता था। किंतु 10 से 12 वर्ष पश्चात वह गुरु को पुष्प, गाय, अश्व अथवा स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर सकता था। किंतु 10 से 12 वर्ष के पश्चात, यानी 10 से 12 वर्ष के बाद शिष्य अपने गुरु को पुष्प यानी कि फूल, गाय, अश्व तथा स्वर्ण यानी कि सोने के कुछ आभूषण क्या भेंट कर सकता था। किसे? अपने शिक्षक को। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि उन लोगों को कोई फ़ायदा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।